अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है इसका चैप्टर नंबर 17 रिएक्शन कैनेटिक्स का लेक्चर नंबर 4 को बेटा हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो है फैक्टर्स इफेक्टिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। कि आप कोई केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं, आप चाय बना रहे हैं, तो आप चाहते हैं ये ज्यादा से ज्यादा चाय बने, तो आपके पास कौन से ऐसे अवामिल होंगे जो इसकी रेट को तेज कर देंगे। चाहे आप कोई केमिकल रिएक्शन किसी लैब के अंदर करवा रहे हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर करवा रहे हैं, क्योंकि इंडस्ट्रीज के अंदर ये ज्यादा जरूरत होती है कि इस रिएक्शन की रेट तेज हो जाए और ज्यादा से ज्यादा रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट के अंदर है तब्दील हो जाए। तो मुख्तलिफ अवामिल जो हैं वो हमारी मदद करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन को आपने कैसे तेज करना है। तो बच्चों, ये हमारा जो लेक्चर है ये उर्दू मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों तरह के स्टूडेंट्स के लिए है। तो पहला जो हमारा फैक्टर था वो था कंसंट्रेशन, उसे बड़ी डिटेल के साथ हमने पढ़ लिया। आज बेटा इसके जो रिमेनिंग फैक्टर्स हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। अब हम आज जो हमारा पहला पहला फैक्टर है वो है इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। अगर आपके केमिकल रिएक्शंस के अंदर कोई एक सॉलिड पार्टिकल है, तो जो सॉलिड है तो उसका अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ा देंगे तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। देखिए मेरे पास ये नमक का एक बहुत बड़ा ढेला है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, मैं इसे पानी के अंदर डालता हूँ तो क्या ये ज्यादा पानी के अंदर हल होगा, या पिसा हुआ मैं नमक लेता हूँ वो पानी के अंदर ज्यादा हल होगा? तो आप फौरन कहेंगे सर वो जो पिसा हुआ नमक है वो पानी के अंदर ज्यादा हल हो जाएगा। ये ज्यादा तेजी से हल क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसकी सतह के ऊपर मौजूद जो इसके आयंस हैं सबसे पहले वो पानी के अंदर हल होंगे। जब वो हल हो जाएगी सतह के सारे जो सतह के ऊपर मौजूद ये जो नमक के पार्टिकल हैं पहले वो हल होंगे। जब वो हल हो जाएंगे फिर नीचे वाले, फिर नीचे वाले, फिर नीचे वाले, ऐसे ये स्टेप वाइज चले जाएंगे, फिर जाके कहीं ये हल होगा। लेकिन जो पिसा हुआ नमक है वो तमाम के तमाम मालिक्यूल्स डायरेक्ट पानी के साथ मिल रहे हैं, तो वो बेटा जल्दी पानी के अंदर हल हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर सिर्फ सॉलिड होगा, अगर आपका कोई रिएक्शन जो है वो गैस के अंदर या लिक्विड के अंदर है तो वो वैसे ही गैस और लिक्विड का सरफेस एरिया ज्यादा होगा। लेकिन अगर आपका पास कोई एक रिएक्टेंट जो है जिसके अंदर सॉलिड है तो आप उसके सरफेस पे डिपेंड करेंगे। तो ये हमारे पास मेन इसका पॉइंट ये है कि अगर आपने बिग सरफेस एरिया उस चीज को आप फैला देते हैं, उसको आप फैला देंगे जितना ज्यादा, तो ग्रेटर नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस होंगे कि वो मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे और ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास ये ग्रेटर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये बेटा हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी इसका क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। अगर आप इसके सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तो ये मेन बात आपने याद रखनी है। अब क्वेश्चन आता है क्यों सरफेस एरिया को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है? क्योंकि बेटा ईच पार्टिकल, ये जो हर पार्टिकल होगा, ईच पार्टिकल, हर पार्टिकल जो होगा टेक पार्ट डायरेक्टली, टेक पार्ट वो हिस्सा लेगा, टेक पार्ट डायरेक्टली इन ए केमिकल रिएक्शन, इन ए केमिकल रिएक्शन। जो भी आपके पास केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है इसमें हर एक पार्टिकल जो होगा वो डायरेक्टली बेटा हिस्सा ले रहा होगा। अगर वो फाइनली डिवाइडेड होगा, फाइनली डिवाइडेड से मुराद होता है पाउडर फॉर्म में, फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड का मतलब है बच्चों पाउडर फॉर्म के अंदर आपने उसको लेना है, तो वो ज्यादा तेजी के साथ इस रिएक्शन को कैरिड आउट करेगा एज कंपेयर टू कि वो आप सिर्फ उसको सॉलिड फॉर्म के अंदर ले लेते हैं, जैसे नमक की हमने एग्जांपल लिया है। अब हमारे पास ना मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पे एग्जांपल्स आ रही हैं जिनको हम देखते हैं और फिर हमें समझ आएगी कि किस तरीके से इसका रेट ऑफ रिएक्शन है बढ़ता है। देखो बेटा हमारे पास उसने पहली एग्जांपल जो दी है वो कंबस्शन की दी है। कंबस्शन, कंबस्शन से आप सब वाकिफ हैं। कंबस्शन का मतलब होता है जलाना। अगर बेटा आपने एक बड़ी सारी लकड़ी ले लेते हैं, बड़ी लकड़ी, ये बड़ी लकड़ी लेते हैं, इसको आग लगाने की कोशिश करते हैं तो बड़ी आपको दिक्कत होती है, ये जल्दी नहीं जलती। अगर इसी लकड़ी के बेटा छोटे छोटे चिप्स बना लें, इसको छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर लें, चिप्स इसके बना लें, इसको जब आप आग लगाएंगे तो फौरन ये रिएक्शन जो होगा वो तेजी से होगा और इसको आग जो है वो तेजी से लगना बेटा शुरू हो जाएगी। इस तरीके से अगर बेटा आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट आपने पाउडर फॉर्म में लिया हुआ है, ये फाइनली डिवाइडेड है, पाउडर फॉर्म के अंदर लिया हुआ है, फाइनली डिवाइडेड है, इसे HCl के साथ आप रिएक्शन कराएंगे तो ये बड़ी तेजी के साथ ये रिएक्शन होगा, क्योंकि इसे आपने पाउडर फॉर्म के अंदर लेके फिर HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। अगर यही कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है
ये पाउडर फॉर्म में नहीं है। वैसे ही है, जब आप इसे HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा बच्चों, स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी बुक के अंदर जो एग्जांपल दी गई है वो एल्यूमिनियम की दी गई है, एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम जो होगा, ये हमारे पास क्या चीज होती है, आम जो खिड़कियां आप देखते हैं घर के अंदर, दरवाजे या खिड़कियां, वो एल्यूमिनियम की बनी होती है। अगर बेटा आप इस एल्यूमिनियम को लेते हैं और यहाँ पे आपके पास NOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और इस एल्यूमिनियम की एक आपने पीस या इसका एक टुकड़ा इस सोडियम हाइड्रोक्साइड में डालते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। तो आप क्या करेंगे, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को गर्म करेंगे, फिर कहीं जाके एल्यूमिनियम इसके साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन अगर बेटा इसी एल्यूमिनियम को आप फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में ले लेते हैं, इसको पीस लेते हैं, तब ये NOH के साथ बड़ी तेजी के साथ रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा क्या, ये आपके पास क्या होगा, एल्यूमिनियम होगा। इसका आपने रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हो रहा है, और साथ बेटा आपके पास क्या होगा, ये पानी होता है। यहाँ पे पानी के 6 आपने मोल लेने हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोल लेने हैं। जब ये रिएक्शन होगा तो इसके नतीजे में ये सोडियम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम अल्यूमिनेट बनेगा। ये सोडियम अल्यूमिनेट बेटा हमारे पास क्या होगा, ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा, और प्लस इसके साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अब आपने देख लेना है कि अगर आपने एल्यूमिनियम का पाउडर लेंगे, पाउडर एल्यूमिनियम जो होती है इसको आपने पाउडर फॉर्म के अंदर लेते हैं। पाउडर फॉर्म इज आल्सो नाउन एज ए फाइनली डिवाइडेड, फाइनली डिवाइडेड भी इसे कहते हैं, फाइनली डिवाइडेड। जब ये फाइनली डिवाइडेड होगा तो आप इसे कोल्ड यानी ठंडे NOH के साथ भी रिएक्शन करा सकते हैं। तो ये बड़ी तेजी के साथ फास्ट रिएक्शन होगा, बड़ी तेजी के साथ हाइड्रोजन गैस जो होगी वो यहाँ से रिलीज होगी, यहाँ पे बनेगी। अगर बेटा आप एल्यूमिनियम की एक पतरी ले लेते हैं या एल्यूमिनियम की एक शीट ले लेते हैं, तब ये कोल्ड NOH के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। यहाँ पे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको लेना पड़ेगा, उसे वार्म करेंगे, उसे गर्म करेंगे, फिर कहीं जाके ये आपके पास प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं तब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो सरफेस एरिया का जो हमारे पास इफेक्ट होता है, ये उन रिएक्टेंट्स के लिए होगा जिसमें कोई एक रिएक्टेंट जो है वो सॉलिड स्टेट के अंदर आपने लिया हुआ है। दूसरा जो अहम फैक्टर है वो हमारे पास टेम्परेचर है। इसके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर आपने क्या किया, इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, अगर बच्चे हमने टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, नंबर ऑफ कुलयन बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स बड़ी तेजी के साथ आपस में टकराएंगे, कुलयन इंक्रीज हो जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। जब नंबर ऑफ कुलयन बढ़ेंगे तो इफेक्टिव कुलयन भी ज्यादा हो जाएंगे, जिसे आप सक्सेसफुल कुलयन कहते हैं। तो इफेक्टिव कुलयन भी बच्चों बढ़ जाएंगे। जब इफेक्टिव कुलयन बढ़ जाएंगे तब आपके पास रेट ऑफ रिएक्शन तेज हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बड़ा तेज हो जाएगा। रिएक्टेंट जो होते हैं वो तेजी से बच्चों आप किसके अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएंगे, जब आप उसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करना शुरू कर देंगे। अब हमने इसी चीज को लेते हैं कि आपके पास कोई एक रिएक्शन है, उसको हम कैरिड आउट करते हैं। तो यहाँ पे बच्चे आपके पास उसकी ना जीरो अमाउंट है, यहाँ पे समझें ये 5 है, यहाँ पे बेटा 10 है, ये 15 है, ये आपके पास 20 है, यहाँ 25 है, ये उसकी यील्ड बन रही है रेट ऑफ रिएक्शन का जो आपके पास रिजल्ट आ रहा है, यहाँ पे 35 है। ये टेम्परेचर आप 0 है, यहाँ पे 10 ले लें, यहाँ पे 20 ले लें बेटा, ये 30 है, टेम्परेचर ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ये 70 है। हम अब जानते हैं कि अगर आप किसी भी खाने को कुक कर रहे होते हैं, पका रहे होते हैं, तो ये जरा अगर ऐसा पक रहा है और आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे, टेम्परेचर को बढ़ा देंगे, तो ये जो पकने की रफ्तार होती है वो भी क्या हो जाएगी बेटा, तेज हो जाएगी। अब आपके पास एक केमिकल रिएक्शन है, इसमें टेम्परेचर आपके पास क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर है आपके पास। तो रेट ऑफ रिएक्शन आपके पास क्या आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो आपके पास जो है वो 1 आ रहा है, 1 है, ठीक है, उसका टेम्परेचर क्या हो गया बेटा, 1 है। अब आपने उसका टेम्परेचर कर देते हैं 10 डिग्री सेंटीग्रेड, उसका टेम्परेचर फॉर एग्जाम्पल बढ़ा देते हैं, तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कितना आ जाता है, 5 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब आपने उसका रिएक्शन जो है टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया,
तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। टेम्परेचर आपने 30 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया तो रिएक्शन क्या होगा, ये 20 हो जाएगा। अगर आप उसका टेम्परेचर 40 कर देते हैं तो ये बच्चों 40 हो जाएगा। ऐसे अगर आप उसका टेम्परेचर को बढ़ाते चले जा रहे हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। एक आम अंदाजे के मुताबिक अगर आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो डबल हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम डबल। रेट ऑफ रिएक्शन जो आप करवा रहे हैं वो इसका बेटा डबल हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखें जैसे 10 पे था, आपने 5 है, 20 पे आपने देखा कि वो 40 हो गया, 10 पे आपके पास 5 था, 10 पे 10 डिग्री सेंटीग्रेड था, ये 5 था। जब आपने टेम्परेचर बेटा 20 डिग्री सेंटीग्रेड किया तो ये 10 रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। जब आपने टेम्परेचर इसका 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाया तो ये इसका डबल होके 20 हो गया। जब आपने 10 डिग्री सेंटीग्रेड और बढ़ाया तो ये 40 हो गया। अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड बेटा और बढ़ाते हैं यानी 50 डिग्री सेंटीग्रेड आप कर देते हैं उसका टेम्परेचर तो ये 80 हो जाएगा इसका रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है। तो एक आम अंदाजे के मुताबिक अगर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर आप बढ़ा देते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये ग्राफिकल मेथड हमें बता रहा है कि बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, सिर्फ नंबर ऑफ कोलिजन्स बढ़ेंगे, मॉलिक्यूल ज्यादा आपस में टकराएंगे। जब ज्यादा टकराएंगे तो वो हाई एनर्जी स्टेट में जल्दी पहुंचेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास जो आ रहा है इसे हम कहते हैं कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी बाज औकात रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने के लिए बहुत अहम किरदार अदा करता है। जैसे अगर आप घर में चने बॉयल कर रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा ईंधन देना पड़ता है, बहुत टाइम लगता है, चने बॉयल नहीं होते। अगर इसमें थोड़ा सा आपने बेकिंग सोडा जिसे मीठा सोडा कहते हैं चुटकी भर आप उसके अंदर डाल देते हैं तो चने जो होते हैं वो जल्दी बॉयल हो जाते हैं। तो ये आम के तौर पर क्या होगा, तो यहाँ पे भी आपने देख लेना है कि ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप बताएंगे बेटा ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी कैटालिस्ट, कि अगर आप उसके अंदर एक कैटालिस्ट डाल देते हैं तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो तेज कर देगा। तो रेट ऑफ कैटालिस्ट करता क्या है, कैटालिस्ट ने क्या काम करना है, तो कैटालिस्ट बेटा ये कुछ काम करेगा। नंबर वन, डिक्रीज एक्टिवेशन एनर्जी। सबसे पहली बात यह है कि उसकी डिक्रीज करेगा एक्टिवेशन एनर्जी को। एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है उसको बेटा इसने डिक्रीज करना है। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, इसे हमने पढ़ा था। ऐसी एनर्जी जो किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जरूरी होती है उसे बेटा आपने एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक मेज को उठाना है, उस मेज को उठाने के लिए कोई एनर्जी होनी चाहिए। एक छोटे बच्चे को आप भेजते हैं जाओ इस मेज को उठा लो, वो उसको हिला भी नहीं सकता क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी नहीं है जो मेज को उठाने के लिए जरूरत पड़ती है। तो इसलिए बेटा एक बड़ा आदमी जाएगा तो आसानी से उसे उठा लेता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी वो होती है जो किसी भी रिएक्टेंट के अंदर चली जाएगी ताकि वो अब केमिकल रिएक्शन को बेटा स्टार्ट कर सकें। तो आप इसे कुछ यूं देखते हैं कि ये हमारे पास क्या होते हैं, ये बच्चों आपके पास रिएक्टेंट्स हैं और रिएक्टेंट्स जो होते हैं किस में तब्दील होने हैं, प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होने हैं। ऐसा नहीं है कि ये रिएक्टेंट यहाँ से प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाए, नहीं, ये रिएक्टेंट को आप हीट देंगे तो ये एक हाई एनर्जी स्टेट में जाएंगे। इस चीज को हम कहते हैं हाई एनर्जी स्टेट। ये हाई एनर्जी स्टेट है, एक ऐसी स्टेट है जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। जब ये रिएक्टेंट इस मुकाम पे पहुंच जाएंगे तो अब इनके बॉन्ड ब्रेकअप होना शुरू हो जाएंगे। बॉन्ड ब्रेकअप होंगे तो दे कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, तो फिर ये बेटा प्रोडक्ट के अंदर तेजी से तब्दील होंगे। अब इन रिएक्टेंट को यहां तक जाने के लिए जितनी एनर्जी दरकार होती है दैट इज नोन एज ए एक्टिवेशन एनर्जी। तो ये विदाउट कैटालिस्ट है। अभी आपने इसमें कैटालिस्ट नहीं डाला तो ये विदाउट कैटालिस्ट है, एक लंबा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा फिर जाके ये रिएक्टेंट जो है इस हाई एनर्जी स्टेट में पहुंचेंगे। देन दैट कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, फिर ये प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होते हैं। अब बेटा अगर आप इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटालिस्ट कैटालिस्ट को ऐड कर देते हैं तो कैटालिस्ट क्या करेगा, डिक्रीजेज इट्स एक्टिवेशन एनर्जी। ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बेटा इसने क्या कर दी, कम कर दी। पहले यहां तक जाना था, अब ये क्या होगा यहां तक आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने न्यू पाथ दे दिया। न्यू पाथ, ये एक नया रास्ता देता है। न्यू पाथ दे रहा है, किसको दे रहा है, केमिकल रिएक्शन को एक नया रास्ता दे रहा है। केमिकल रिएक्शन को बता रहा है कि ये नया रास्ता है, आप इधर से जाओ। अब उनकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है। अब
पहले इतना बड़ा था, ऊपर वाला रास्ता था, चंद एक मालिक्यूल जो होते हैं रिएक्टेंट के यहाँ पे पहुंचते हैं, देन दे कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाते हैं। लेकिन जब कैटालिस्ट ने एक नया पाथ दिया तो यहाँ पे रिएक्टेंट जो होते हैं उनके पास बच्चों ज्यादा चांसेस होते हैं कि वो प्रोडक्ट के अंदर क्या हो जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे। ये जो नया पाथ आपके पास आ जाता है ये ज्यादातर यानी मोर मालिक्यूल्स कैन पासिस ओवर द मोर मालिक्यूल, ज्यादा से ज्यादा ये जो मालिक्यूल्स होते हैं कैन पास ओवर एनर्जी बैरियर, पास ओवर एनर्जी बैरियर, कि वो इस एनर्जी बैरियर के ऊपर से बेटा गुजर जाते हैं एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट, एंड चेंज इनटू प्रोडक्ट, वो बेटा चेंज इनटू प्रोडक्ट, वो फॉरेन प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाते हैं इस नए पाथवे से गुजरने के बाद। तो आपके पास फिर आप कैटालिस्ट के साथ क्या होगा, कैटालिस्ट जो होता है वो रिमेन, कैटालिस्ट जो होता है केमिकली रिमेन इनएक्टिव, केमिकली रिमेन एज द सेम। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो भी कैटालिस्ट आपने यूज किया था, एट द एंड ऑफ रिएक्शन वो आपको वैसे का वैसा ही मिलेगा, उसके ऊपर कोई भी असर नहीं होगा। तो व्हाट इज कैटालिस्ट, तो आप कहेंगे ये एक ऐसी सब्सटेंस होती है विच अल्टर्स द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, विच अल्टर्स, ये तो आमतौर पर अल्टर्स करती है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन जो हमारे पास होगा उसकी रेट को ये अल्टर करती है विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज, के इसके अंदर कोई भी बेटा चेंज लेके नहीं आती, सिर्फ उसकी रेट को तेज करेगी लेकिन उसके अंदर कोई नई तब्दीली लेके नहीं आएगी, वो कैटालिस्ट होता है। लेकिन जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है तो एट द एंड ऑफ कैटालिस्ट जो आपने इस्तेमाल किया था उतने का उतना ही कैटालिस्ट बेटा आपको दोबारा मिल जाता है। तो आप इसकी एग्जांपल्स देखें, देखिए हमारे पास जो है हमने इथीन, इथीन बच्चे हमारे पास एक गैस होती है, इथीन है, ये CH2 है, डबल बॉन्ड CH2 है, इसे आप इथीन कहते हैं। इसकी हमने हाइड्रोजिनेशन करानी है, इसके अंदर आपने हाइड्रोजन को ऐड करना चाहते हैं तो ये रिएक्शन नहीं होगा। अगर बच्चों आपने इसमें प्लाटीनियम, प्लाटीनियम यूज एज ए कैटालिस्ट, तो दोनों गैसेस इसकी सरफेस के ऊपर आके अब्सॉर्ब होती हैं और फिर ये बेटा दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, दे कैन बी चेंज इनटू अल्केन, ये अल्केन के अंदर चेंज हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन जो है वो तेजी के साथ हो जाएगा। अब हमने देखना है कि एंजाइम एज कैटालिस्ट, के एंजाइम जो होते हैं उनको भी आपने कैटालिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब एंजाइम्स क्या होंगे, ये बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल कैटालिस्ट कहते हैं इन्हें, दे आर बायोकेमिकल कैटालिस्ट, ये बायोकेमिकल कैटालिस्ट होते हैं। ये क्या करते हैं, दे परफॉर्म केमिकल रिएक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये बच्चों लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं। मतलब ये है कि कैटालिस्ट का काम जिंदा चीजों के अंदर जो चीज करती है उसे बेटा आप क्या कहते हैं, इंजाइम्स कहते हैं। ये जो इंजाइम्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन से मिले हुए होते हैं या प्रोटीन से बनते हैं, ये प्रोटीनिक होते हैं। जो हमारे पास बाहर यानी कि किसी जिंदा चीज के अंदर, जिंदा चीजें कितनी होती हैं, दो तरह की, एक आपके पास प्लांट्स हैं और एक एनिमल्स हैं। जिंदा चीजों के अंदर जो केमिकल रिएक्शन को बेटा कंट्रोल करेगा उसे आपने इंजाइम्स कहते हैं, ये भी कैटालिस्ट का काम करते हैं। जैसे हम खुराक खाते हैं, हमारी खुराक जैसे हमारे मुंह से अंदर जाएगी तो लाखों इंजाइम्स इसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। ये ऑर्गेनिक होते हैं या बायोकेमिकल कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन जो आपके पास बेटा कैटालिस्ट होते हैं वो इनऑर्गेनिक होते हैं, ये ऑर्गेनिक होते हैं, ये इनका मेन फंक्शन होता है। अब ये एंजाइम्स क्या करते हैं, दे आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन, ये आमतौर पर स्पेसिफिक होते हैं इन देयर फंक्शन, अपने काम करने के अंदर ये बच्चों क्या होंगे, स्पेसिफिक होते हैं। कैसे स्पेसिफिक होंगे बेटा, ये जो एंजाइम्स होते हैं हर एंजाइम्स की खास किस्म की एक्टिव साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट्स, ऐसी साइट्स जो कि एंजाइम्स के अंदर इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं उन्हें आपने एक्टिव साइट्स कहते हैं। देखें जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एंजाइम्स है, ये मैंने इसकी साइट्स बना दी हैं, इनको आप कहते हैं एक्टिव साइट्स। अब जिस रिएक्टेंट के ऊपर जाके इन्होंने काम करना होता है उस रिएक्टेंट को बेटा अपनी एक्टिव साइट्स में फंसा लेते हैं। फॉर एग्जांपल वो रिएक्टेंट आपके पास ये वाला है, जब ये इसके करीब जाएगा तो दोनों एक दूसरे के अंदर बेटा ऐसे फंस जाएंगे जैसे लॉक एंड की होता है, यानी ये आपके पास एक रिएक्टेंट था, ये इसके साथ एंजाइम ने अपने अंदर जकड़ लिया। यानी हर एंजाइम्स की खास किस्म के एक्टिव साइट्स होते हैं जो खास किस्म के रिएक्टेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसको यूं समझिए जैसे लॉक एंड की,
हर चाबी, हर ताले को आप नहीं लगा सकते, उसके अंदर खास किस्म की लकीरें, यानी चाबी को आप जानते हैं उसके दांत बने हुए होते हैं। हर चाबी के जो दांत होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं, वो एक स्पेसिफिक लॉक के अंदर ही घुसेंगे, हर एक के साथ वो उसे नहीं खोल सकते। तो इस तरीके से बेटा ये एंजाइम इन एक्टिव साइट्स के जरिए इन रिएक्टेंट को अपने अंदर अच्छे तरीके से फंसा लेगा, और फिर जब ये रिएक्टेंट मुकम्मल तौर पर प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाएगा, तब ये एंजाइम्स बेटा इसे छोड़ देगा और फिर ये एक नए रिएक्टेंट को ले लेगा, उसके ऊपर यही काम करेगा, फिर उसे प्रोडक्ट में तब्दील करेगा, फिर एक नए रिएक्टेंट। तो ये सारा प्रोसेस जो एंजाइम्स होते हैं वो अपने एक्टिव साइट से करते रहते हैं, यहाँ तक कि वो सारे के सारे जो रिएक्टेंट होंगे दे कैन बी चेंज इनटू प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो जाते हैं, लेकिन ये अपना मुसलसल जो काम है करते रहेंगे। तो हमारे पास एंजाइम्स की बेटा बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, जैसे हम खुराक को खाते हैं तो इसमें मुख्तलिफ एंजाइम जो होंगे वो उसके ऊपर काम करते हैं। अब हर एंजाइम जो होता है वो स्पेसिफिक होगा अपने काम करने के अंदर, जैसे ग्लाइकोकाइनेज एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ ग्लूकोज के ऊपर काम करेगा। तो अब हमारे पास कुछ बेटा इसकी क्विक चेक आते हैं, उसे हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आ जाती है कि किनेटिक्स हेल्प अस टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ ए रिएक्शन एंड मिनिमाइज द वेस्ट। किनेटिक्स एक ऐसा टूल है हमारे पास जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की यील्ड को बेटा इंक्रीज करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब आपके पास क्या आएगा, ये क्विक चेक है, कौन सा है, 17.2। 17.2 है, ये क्विक चेक है बेटा आपके पास, क्विक चेक है 17.2। अब इसका पहला पहला क्वेश्चन ये है कि व्हाई ए कैटालिस्ट मोस्टली यूज इन फाइनली डिवाइडेड फॉर्म, कि आमतौर पर ये जो कैटालिस्ट होगा, यहाँ पे कैटालिस्ट पूछा जा रहा है, व्हाई ए कैटालिस्ट इज मोस्टली यूज आमतौर पर ये जो कैटालिस्ट होता है इसे क्यों मोस्टली यूज करते हैं इन फाइन डिवाइडेड फॉर्म, कि इसे आपने पीस के पाउडर फॉर्म के अंदर ज्यादा इस्तेमाल है क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी कहानी भी वही है, नमक वाली है। क्योंकि अगर ये पाउडर फॉर्म के अंदर होगा तो इसके तमाम पार्टिकल्स जो होते हैं वो उस केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं और वो रिएक्शन जो है वो तेजी के साथ परफॉर्म करेंगे। तो इसे आप क्यों लेते हैं, टू इंक्रीज इट्स सरफेस एरिया, आप इसका सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं ताकि ये ज्यादा से ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन हो, वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल से टकराएं और ज्यादा से ज्यादा ये प्रोडक्ट बनाएं। दूसरा इसका क्वेश्चन यह है कि हाउ डू यू इंक्रीज द नंबर ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन। सेकंड क्वेश्चन यह है कि हाउ डू यू इंक्रीज द सक्सेसफुल कोलिजन, कि ये जो सक्सेसफुल कोलिजन होते हैं इनको बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं या क्या आपको करना होगा। तो ये सारा काम सक्सेसफुल कोलिजन्स के लिए ही है। इफेक्ट ऑफ सरफेस एरिया, अगर वो सॉलिड है, ये पिच से पहले आपने इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन पढ़ा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ये सारे काम आप करेंगे ताकि सक्सेसफुल कोलिजन्स इंक्रीज हो जाएं। लास्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ डज द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट चेंज ड्यूरिंग रिएक्शन, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, कि आमतौर पर जो रिएक्टेंट होते हैं वो किस तरीके से बेटा प्रोडक्ट के अंदर तब्दील हो रहे होते हैं। कोई भी रिएक्टेंट है वक्त के साथ साथ उसकी कंसंट्रेशन क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। जो हमने कल कंसंट्रेशन वाला ग्राफ पढ़ा था, ये बेटा आपके पास प्रोडक्ट है, ये बनते जा रहे हैं, ये रिएक्टेंट है, इनकी कंसंट्रेशन वक्त के साथ साथ क्या होती जा रही है, कम हो जाती है। क्योंकि जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम स्टार्ट करते हैं तो रिएक्टेंट फौरन प्रोडक्ट के अंदर तब्दील होना शुरू हो जाएंगे और वक्त के साथ साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी और प्रोडक्ट की बेटा कंसंट्रेशन क्या होना शुरू हो जाएगी, इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। उम्मीद है बच्चों के आज की डिस्कशन आपको समझ आ गई होगी। बेस्ट विशेष बच्चों, गुड लक, अल्लाह हाफिज।